नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावों के लिए जमीन पर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। टिफिन पर चर्चा के बहाने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जो टिफिन चर्चा के नाम पर हो रही है, इस चर्चा के बाद ये कार्यकर्ता घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो उस मुद्दे को जनता के बीच पर लेकर जाना चाहती है। एक तरफ जनता के मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जनता को उन मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस वीडियो में मैं टिफिन चर्चा के कुछ वीडियोस को शामिल करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किन मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के मुद्दे सामने रखे हैं उन मुद्दों को समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर पर कहा कि 2014 से पहले का भारत कुछ और था और 2014 के बाद का भारत कैसा भारत है। तो आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस भारत की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी किन उपलब्धियों की बात कर रही है और क्या उन उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे। ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो मैं ये वीडियो पेश करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आजमगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन चर्चाएं इस वक्त तेज है कि जिस आजमगढ़ सीट को उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा था उस पर एक बार फिर वो दावा पेश करने जा रहे हैं और इसीलिए मुमकिन है आजमगढ़ में उनकी गतिविधियां बढ़े। चर्चा ये है कि आज भी वो आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे हैं। उसके बारे में जो भी अपडेट होगा, जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को समझ सकें और आप समझ सकें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनावों में किस तरह का एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश पर जो 9 साल शासन किया है उससे जो उपलब्धियां उनको हासिल हुई है वो क्या उपलब्धियां हैं और क्या वो भारत के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं और क्या उन उपलब्धियों के बाद भारत के सामने सारे सवाल गौण हो गए हैं। ये आपको सोचना है। ये आपको सोचना है कि आपके लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है कि नहीं। ये आपको सोचना है कि बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है कि नहीं। ये आपको सोचना है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि संविधान के सामने चुनौती खड़ी है, संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, ये सवाल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है। ये आपको सोचना है कि विपक्ष जो देश में लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी मानी जाती है उसकी अवहेलना, उसका निरादर, उसके सवाल को नहीं स्वीकार करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो ये सवाल आप इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाकर आपका वोट हासिल करना चाहती है। 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत का अंतर आज बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई देता है। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या हालात थे और अगर मैं वैश्विक मंच पर ही बात करूं, दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या थी। आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के कोई सदस्य या कोई मित्र
दुनिया के तमाम देशों में रह रहे होंगे और कभी उनसे जरूर चर्चा करना कि आखिर 2014 के पहले भारत के प्रति जनता की धारणा, दुनिया की धारणा क्या थी और 2014 के बाद आम जनमानस के मन में भारत के प्रति आज क्या धारणा है। आपको बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देगा। 2014 के पहले दुनिया में जहां कहीं भी हमारा भारत प्रवासी भारतीय जाता था, भारत का नागरिक जाता था, भारतवंशी परिवार रहते थे, उनको वह सम्मान नहीं मिल पाता था जिसके वे सचमुच हकदार थे। और भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर न केवल भारत के नागरिकों का, प्रवासी भारतीयों का, भारतवंशी परिवारों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय दुनिया किसी की ओर देखती है तो आशा भरी निगाहों से वह भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा को आपने देखा होगा। कैसे वैश्विक मंच पर भारत के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। ये पहली बार हुआ एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र के प्रधानमंत्री का सम्मान दूसरे संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा पैर छू करके अभिवादन के माध्यम से होता है। पापुआ न्यू गिनी में यह दृश्य आप सबने देखा है। कैसे वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके देर शाम प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। प्रोटोकॉल ये कहता था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत और अभिवादन के लिए नहीं जाता, लेकिन वे गए। एयरपोर्ट पर स्वयं लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पर गए तो पैर छू करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दिया, अभिवादन किया। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और इस दौरान G7 समूह से जुड़े हुए दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो भाव था, उनसे मिलने के प्रति जो लालायित थे, यह तो था ही। इसके साथ ही आपने वह दृश्य भी देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हमारे बॉस हैं, दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखते हैं। यह सम्मान का भाव अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा यह कहना कि इच्छा होती है कि मोदी जी हम आपका ऑटोग्राफ लें। भाइयों बहनों, यह भारत के प्रति दुनिया के अंदर बड़ा सम्मान है, लेकिन इस सम्मान केवल इसलिए नहीं मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके अनथक परिश्रम से, प्रयास से, विजनरी लीडरशिप से, भारत के अंदर किए गए कार्यों से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने से, संकट के समय भारत को यशस्वी नेतृत्व देने के कारण और 140 करोड़ लोगों के दिलों में राज करने का जो उनका अभूतपूर्व और चमत्कारिक नेतृत्व है, आज उसका परिणाम वैश्विक मंच पर भी धमक के रूप में दिखाई दे रहा है।
और इसलिए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव उमड़ता हुआ दिखाई देता है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हो या फिर सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा, आज भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता या कोई ये दुस्साहस नहीं कर सकता कि भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर ले। आज भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को जाकर के भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस भी कोई नहीं करता। अगर कहीं कोई घटना घटित होती है और अगर दूर दूर तक भी उस आतंकी का कोई संबंध किसी देश से है, वो देश सफाई देने लगता है पहले कि नहीं हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है भारत अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा करना सीखा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए 2014 के पहले भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी। कश्मीर में उग्रवाद था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद था, देश के 12 से 15 राज्य ऐसे थे जिनमें नक्सलवाद चरम पर था, नक्सली गतिविधियां लगातार घटित हो रही थी। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, शांति और सौहार्द का एक नया माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर हम सबके सामने है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बहाल हो रही है। पंचायत चुनाव में बेहतरीन परिणाम आए, लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उग्रवादी समूह के द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा के फलस्वरूप बहुतायत लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी बड़े पैमाने पर वहां पर समर्थन देखते हुए हम सबने महसूस किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते, भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर जीते। यह एक कल्पना थी, लेकिन यह वास्तविकता में बदली है पिछले 9 वर्ष के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर हुए विकास कार्यों के कारण। भाइयों बहनों, पूर्वोत्तर के राज्यों में आज आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नागालैंड और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार है। कोई कल्पना कर सकता था जिस पूर्वोत्तर के राज्यों में परमिट लेकर के जाना होता था, आज उन पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के प्रति किस प्रकार का सम्मान का भाव पैदा हुआ है। हर पूर्वोत्तर का नागरिक अपने आप को भारत का नागरिक मान करके भारत की सुरक्षा के प्रति पूरे मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगभग सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है। नक्सलवाद कमोवेश 1-2 राज्यों को छोड़ दे तो पूरे देश से समाप्त हो चुका है। आज नक्सली घटनाओं पर लगाम कसा गया है, विकास हुआ है। जिन जनजातीय क्षेत्रों में कभी विकास नहीं हुआ था वहां विकास के कार्य हुए हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अगर अर्थव्यवस्था को हमें मजबूती प्रदान करनी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे अच्छे हो, वर्ल्ड क्लास हो, रेलवे का हो, एयरपोर्ट का है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। 1947 से लेकर के 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट बने थे और 2014 से लेकर 2022 के बीच 74 नए एयरपोर्ट और बनाए गए। 1947 से लेकर 2014 तक केवल 5 एम्स बने थे और 2014 से लेकर 2022 के बीच में 15 नए एम्स बने।
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को भी साकार किया जा रहा है। हाईवे 37 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से आज देश के अंदर बन रहे हैं। रेलवे की नए जाल बिछाए जा रहे हैं, नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, वाटरवे का निर्माण हो रहा है और हर एक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर एक स्तर पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ यह कार्य और तीसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं। आज किसी गरीब को इस बात की चिंता नहीं होगी कि शाम को क्या खाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसके लिए है। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है पूरे कोरोना कालखंड में। आज किसी माता और किसी बहन को बरसात के समय इस बात की चिंता नहीं होती है कि बरसात हो गई, लकड़ी भीग गया है, केरोसिन नहीं है, तो घर में भोजन कैसे बनेगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर उसके पास है। आज किसी गरीब को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि उसका अपना घर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की योजना उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता की नई कहानियों को कहता है। आज किसी गरीब को अपने बैंक में अकाउंट खोलने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। 48 करोड़ गरीबों के देश भर में अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुल गए। आज किसी गरीब को इस बात की चिंता नहीं होती है कि मैं अगर किसी कार्यालय में जाऊंगा पैसा लेने के लिए, अपना भुगतान लेने के लिए, तो पैसा कटौती करेंगे, क्योंकि अब तो नकद लेन देन ही बंद है। अब जो भी पैसा जाएगा वह लाभार्थी के खाते में जाएगा और खाते से अगर कोई घूस लेगा तो जेल जाने का उसका रास्ता साफ हो जाएगा। जेल जाने की एक सीढ़ी उसने चढ़ दी है, तय है। किसी गरीब को इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरा परिवार का सदस्य बीमार हो गया है, क्योंकि देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, ऐसी कोई योजना नहीं और किसी भी तबके के लिए नहीं, क्या नौजवान हो, क्या किसान हो, क्या महिलाएं हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या श्रमिक हो, क्या निराश्रित महिलाएं हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना है, सुकन्या मंगला योजना है, अन्य अनेक योजनाएं उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है। एक लंबी श्रृंखला श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं चल रही है। समाज का कोई तबका अपने आप को आज के दिन पर यह नहीं मान सकता कि शासन ने मुझे ध्यान में रखकर के योजना नहीं बनाई। सबके कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आय को कई गुना बढ़ाने और उसके सम्मान को अभिवृद्धि करने के साथ साथ उसके सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी उसे प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, इसीलिए 9 वर्ष के इन कार्यक्रमों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीने के व्यापक जनसंपर्क महाअभियान के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। महानगर अध्यक्ष जी जब अपने उद्बोधन को यहां पर आपके सामने कह रहे थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में इसी बात का उल्लेख किया। 1 महीने में 14 प्रकार के जो कार्यक्रम होने हैं, इन कार्यक्रमों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। मोदी जी ने देश के लिए गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई। मोदी जी ने
विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। और गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना, कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा? आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से धुआं उगल रहा है। 110% रेट से वह खाद का उत्पादन कर रहा है। गोरखपुर में कोई सोचता था एम्स बनेगा? आज एम्स भी गोरखपुर में कार्य कर रहा है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था 14 फ्लाइट गोरखपुर को जोड़ेगी? आज गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के हर महानगर के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था कि हाईवे और चौड़ी सड़कों का इस प्रकार का संचालन बिछेगा? पहले तो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही नहीं थी 4 लेन की सड़क। अब तो गोरखपुर को जहां से आप देखेंगे, गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नहीं 2 4 लेन बन रही है। एक अयोध्या होते हुए और एक गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए बनने जा रहा है। वाराणसी के लिए 4 लेन बन चुका है, कुशीनगर के लिए 4 लेन बन चुका है, नेपाल के लिए 4 लेन का कार्य चल रहा है, गोरखपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, 3 और बन चुका है, 4थी ओर भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2014 के पहले बंदी की कगार पर था, आज मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ चलते हुए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। और इंसेफ्लाइटिस का दंश तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बरसात के समय भय और आतंक का माहौल पैदा कर देता था। आज इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह समाधान हो चुका है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना लागू होगी? आज ये लागू हो रही है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। और इसलिए 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये टिफिन बैठक की इस बात को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आज पार्टी ने जो नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जानी जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भारत के मूल्यों, भारत के आदर्शों, भारत के सिद्धांतों के लिए समर्पित, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाली पार्टी आज जिस प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, वो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर स्तर का कार्यकर्ता, जैसे आज टिफिन बैठक यहां पे हो रही है, हर एक स्तर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की बैठकों को प्रमोट करना होगा। कोई भोजन अलग से व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि हर कार्यकर्ता अपना टिफिन जो भी वो खा सकता है। अब रवि किशन को जो भोजन पसंद है, रवि किशन अपना भोजन लेके आए होंगे, हम लोगों को जो पसंद होगा हम लोग अपना लेके आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने घर से लेके आए और उसके साथ हम सब बैठ करके विचार विमर्श भी किए, इसके बाद भोजन करके फिर अगले कार्यक्रम की तैयारी। 1 महीने तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेके जाना, घर घर तक जनसंपर्क के कार्यक्रम को करना, व्यापारिक सम्मेलन हो या प्रबुद्ध सम्मेलन हो, इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यह इस 1 महीने के कार्यक्रम के साथ अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर कहीं कोई समस्या आने वाले समय में हमारे सामने नहीं होगी। अक्सर होता है
कार्य हम लोग करते हैं और श्रेय विपक्षी लोग लेने का प्रयास करते हैं। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, अब तो पहले 2017 के पहले तो कोई अयोध्या भी नहीं आता था। आज जब हम अयोध्या जाते हैं तो कहते हैं हम भी जाना चाहते थे, अब उनको सपना आता है, लेकिन उससे पहले उनको फुर्सत नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करवा दिया। बहुत सारे लोग अब कहते हैं साहब हम भी करना चाहते थे, कर नहीं पाए थे। मोदी जी ने 3 साल के अंदर उसको पूरा करवा दिया, जनता को समर्पित करवा दिया। ये कुछ लोग सपनों में जीते हैं, उनको सपनों में ही फंसे रहने दो, लेकिन जमीनी धरातल पर रह करके हम इसको वास्तविक स्वरूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे तो वह तभी हो पाएगा। हम प्रयास करें, कार्य हो, और जब कार्य हो जाता है तो उसका प्रचार प्रसार भी हो, आम जनमानस के मन में भी यह भाव पैदा होना चाहिए, हाँ यह कार्य इन लोगों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी, केंद्र की सरकार को भी और राज्य सरकार को भी इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। श्रेय भी मिलना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार नहीं होती तो यह कार्य संभवतः कठिन होता, क्योंकि तब तो पिछली सरकारें रोड़ा अटकाती, एक भी कार्य को नहीं होने देती, रुचि नहीं देती, होने वाले कार्य में भी बैरियर लगाने का कार्य करती, और यही तो होता था। इससे पहले कहां हो पाते थे कार्य कोई। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब इन बातों को समझेंगे। आज की स्टीफन बैठक को यहां पर आयोजित करने के लिए मैं महानगर की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगले 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के क्रम में एक टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर हो। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी आज यहां पर आए हैं, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की टिफिन बैठक अलग को हो और उसमें सांसद जी उसमें भी जाएं। सांसद जी को तो 5 विधानसभाओं में जाना चाहिए। 5 विधानसभाओं की अलग अलग दिन रखें, अलग अलग समय रखें, कुछ दिन में रखें, कोई रात्रि को रखें, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेके जाना है। ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो वास्तव में एक आम कार्यकर्ता के बीच में हम लोग, वह भी किसी के सामने कह सकता कि भाई हमारी पार्टी तो अन्य लोगों से अलग है, हम लोग अपने अनुसार विचारधारा के अनुरूप, पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, और ये उसी का हिस्सा बना, वो उसी का हिस्सा है। आज की स्टीफन बैठक के अवसर पर एक बार फिर से आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, मंडल से भी आए हुए हमारे जो पदाधिकारीगण हैं उनका, हमारे नवनिर्वाचित महापौर भी हैं और तमाम पार्षदगण भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कितने पार्षद आए हैं यहाँ पे भैया? तो काफी बड़ी संख्या में आए हैं, और मुझे लगता है पहली बार गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का फुल मेजोरिटी का बोर्ड भी बना है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण गोरखपुर महानगर के लिए जो यहाँ की आम जनमानस की भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए, पार्टी के लाइन पर कार्य करते हुए गोरखपुर महानगर को एक आदर्श महानगर के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में, एक सेफ सिटी के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।